जो हुआ और वो जो चिल्लाई है, वो रात के बाद सच्ची में मुझे पता चल गया कि जिसके शरीर में आत्मा प्रवेश। जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल स्पिरिचुअल पावर में। तो कष्टभंजन देव सब जानते हैं, अब कोई वो अनजान नाम नहीं है। देश में ही नहीं, विदेश में भी उसको बहुत ही मानते हैं। हनुमान जी का ही एक स्वरूप जो साक्षात गुजरात के सारंगपुर धाम में विराजते हैं, लोगों के काम करते हैं और सबसे ज़्यादा वहाँ पर नेगेटिव जो शक्तियाँ हैं उसको भगाया जाता है, उनको निकाला जाता है। और इंसानों को जो परेशान करती है एक अदृश्य शक्ति, जिसे हम भूत प्रेत पिशाच कहते हैं। एक टाइम था मैं भी नहीं मानती थी, बिल्कुल सच्ची कहूँ तो, लेकिन मेरे सामने एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे बिलीव करने पर मजबूर कर दिया कि ये चीज़ें होती है। जब मैंने अपने सामने एक सीए की पढ़ाई कर रही एक पढ़ी लिखी अच्छे घर की लड़की, जो पूरे दिन पूरा परिवार जो ठाकुर जी की पूजा करता था, जब उनकी शरीर में उस आत्मा ने क्या हलचल मचाई वो मेरे नज़रों के सामने जब देखा, तब मुझे रात को नींद नहीं आती थी उस टाइम में। सच्ची बताऊँ तो उस लड़की की बेचारी की और उसके परिवार की क्या हालत हुई होगी वो मैं समझ सकती हूँ, अब समझ सकती हूँ। उस टाइम इतना नहीं समझती थी। और सच्ची कहूँ तो उसी टाइम से मुझे भी ये लगा कि इस चीज़ जो होती है वो कितना नुकसान करती है। उस लड़की का बहुत नुकसान किया है। वो मुझे सिस्टर दीदी कहती थी, मुझे फ्रेंड्स की तरह अपनी सारी बात मुझसे शेयर करती थी। तो मैं वो पूरी कहानी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपका, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, आपके आसपास भी कोई हो रहा है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी कि कष्टभंजन देव जी का क्या प्रताप है। वो भी मैंने देखा अपनी आँखों के सामने। तो जब शहर में हम नए नए आए थे तब की बात है कि हम एक रेंटल होम में रहते थे। हम नीचे के फ्लोर पर रहते थे और फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर जो वो होम के ओनर थे, मकान के मालिक जो थे, वो रहते थे। बहुत ही अच्छी फैमिली, मतलब कहा जाए तो ऐसी फैमिली के 3 पीढ़ियाँ उस फैमिली में रहती थी, लेकिन बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना, एक साथ रहना, जुट के रहना। ठाकुर जी के इतने बड़े भक्त के उनके वहाँ पर वैष्णव धर्म को बहुत अच्छी तरह से फॉलो किया जाता था। तो कुछ ना कुछ जो वैष्णव धर्म में मतलब कुछ ना कुछ वो जो होते हैं उत्सव, वो उनके घर में शायद 1 महीना कभी गया होगा पूरा, कि उसके घर में उन्हें सत्संग तो एवरी मतलब एकादशी को होता ही होता था उसके घर में। हर रोज़, मतलब हिंडोला उत्सव हो तो जो पारना झुलाते हैं ठाकुर जी को, वो कुछ 1 महीने का होता है। उसके घर में डेली नए नए मतलब उसका डेकोरेशन किया जाता था, उस झूला उत्सव जो आता है उसका। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ में उसके मंगला आरती करते, उसके वो जो भोग धराते, उसका मतलब वो भोग हमें भी डेली सुबह मिलता था। एक चीज़ नहीं होती थी, इतनी चीज़ें कि मतलब वो लोग भी खुद खाने पीने के इतने शौकीन, तो अपने ठाकुर जी को कैसे वो कम खाना पीना देते। इतना मतलब उस वैष्णव धर्म को फॉलो करने वाले ठाकुर जी को हमेशा साथ में रखने एक अच्छी फैमिली, एक मतलब जिसको हम पैसे वाली फैमिली कह सकते हैं, उस तरह के वो लोग। और उस घर में 3 पीढ़ियाँ थी। एक बुज़ुर्ग दादी थी जो 100+ थी, उनकी बहू और बेटा, और उनके 2 बहू और 2 बेटे, और उनके जो 3rd जनरेशन थी, उनके उन दोनों बहुओं के भी एक बेटा एक बेटी, ऐसे करके 4 कुल उसके प्रपौत्र।
तो इस तरह से, और वो जो थर्ड फोर्थ जनरेशन थी उसकी जो बेटियां थी वो करीबन कुछ मेरे एज के आसपास। तो उस टाइम मुझे पता है कि वो उसकी जो छोटी बेटी थी वो बहुत ही मेरे से बहुत अटैच थी। जिसके साथ ये सब कुछ हुआ वो मुझे दीदी भी बोलती थी, और दोस्त की तरह मुझे वो सारी अपनी बात भी शेयर करती थी। मतलब सारी अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ भी, उनके कज़िन के साथ भी थोड़ा सा झगड़ा भी हो गया तो वो भी आकर मुझे बोलेगी, कभी कभी रोने भी लग जाएगी। बहुत अच्छी लड़की, दोनों लड़कियां बहुत अच्छी थी। मैं उनके साथ योगा क्लास भी ज्वाइन कर किया था। मैं उनके साथ चलने भी शाम को वॉक पे भी जाती थी। तो तो वो लड़की पढ़ाई में इतनी होशियार कि उनका ड्रीम यही था कि अभी 12th की एग्ज़ाम भी नहीं गई थी तब से उसने डिसाइड कर लिया था, उसके पापा को बोल दिया था कि पापा मुझे सीए ही करना है, क्योंकि वो अकाउंट मतलब बहुत अकाउंट में कहा जाए तो बहुत ही अच्छा उसके मार्क, और टॉपर भी स्कूल में हमेशा रहती थी। तो उसने सीए का डिसाइड कर लिया था। अब हुआ ऐसा कि अचानक से एक दिन उनके घर में बहुत ही ज़ोर से उस लड़की की रोने की आवाज़ आने लगी। वो चिल्ला रही थी, लिटरली वो इतना चिल्ला रही थी कि जैसे कोई बहुत पेन में हो और वो चिल्लाता है। वो पेन अगर मैंने कहूँ तो मैं सिर्फ वो जो न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देने वाली माँ होती है उनके मुँह से वो पेन मैंने देखा है अब तक। वो उतना चिल्लाते हुए वो इस तरह से चिल्ला रही थी। तो हमें तो उनकी आवाज़ पता ही होगी, क्योंकि उनको बोलने की भी इतनी आदत थी कि वो पूरे मोहल्ले में सभी से वो निकलती और बोलती जाती थी। उसको किसी के साथ मतलब ऐसे वो बहुत मिलनसार जो कहते हैं ना नेचर। तो उस दिन हमें पता तो चल गया कि उसकी आवाज़ है। तो उस दिन हम बाहर निकल आए वापस से, किसी ने कुछ पूछा नहीं एक दूसरे को, सब एक दूसरे के सामने आसपास के लोग देख रहे हैं कि हुआ क्या। तो उस लड़की का नाम कोई और है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले सकती, तो मैं राधिका नाम दे दी थी वो जब से मुझे उनकी कहानी कहने में आसान रही। तो सब देख रहे थे कि आवाज़ राधिका की ही है, लेकिन उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ दिन के बाद वापस से सेकंड डे उनके दादी हमेशा नीचे ही आती थी। सब लेडीज़ जो बैठती थी फ्री होकर तो उनके पास आती थी। तो सबने पूछा कि हाँ कल राधिका इतना रो क्यों रही थी। तो उसके दादी ने कहा कि उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, दवाई ली है ठीक हो जाएगा। तो सबने कहा ठीक है। वैसे फिर अचानक से वापस से ऐसा होने लगा कि वो जो स्टडी पर जाती थी वो स्टडी पर जाना उस दिखती नहीं थी। जो नॉर्मली वो स्टडी पर जाती थी तो सबको दिख ही जाता था, वो सबसे बातें करते जाती थी। तो कुछ दिनों के बाद उनको नीचे देखा नहीं गया, और वापस से कुछ दिन होते और वो वापस से ज़ोर से भयानक आवाज़ में चिल्लाने की आवाज़ आती थी। लेकिन कोई पूछ नहीं पाता था, क्योंकि सबको ये लगता था अच्छी खासी फैमिली है, मतलब वो नहीं बताना चाहती तो कुछ बात होगी। वरना वो फैमिली ऐसी थी कि उसके घर की कभी कोई बात नहीं छुपी रहती, क्योंकि ऐसा कभी कुछ छुपाने वाली उसमें बात ही नहीं थी। बहुत ही मस्त फैमिली, ऐसे मतलब सबसे मिलने जुलने वाली, हर एक प्रसंग में उसके वहाँ पर कोई भी छोटे से छोटा फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, फंक्शन हो, वो सबको शामिल करने वाली। तो हमारा भी बहुत रखती थी, कभी उसने ये एहसास नहीं होने दिया कि हम उनकी घर में रेंट में रह रहे हैं, हमें अपनी फैमिली की तरह ही रखती थी। फिर कुछ टाइम के बाद नवरात्रि आई। और अब नवरात्रि आई और उनकी फैमिली इतनी नवरात्रि की और हर फेस्टिवल को मनाने वाली कि जो इस लड़की के साथ हुआ था, उनके फादर उनकी कहीं फैक्ट्री चल रही थी, वो वहाँ पर ही रहते थे, क्योंकि सिटी के बाहर फैक्ट्री थी तो एवरी डे जाने आने में टाइम निकल जाए, इसलिए वो वहीं पर ही एक फार्म हाउस तरह बनाकर रहते थे।
लेकिन वो कोई भी फेस्टिवल और स्पेशली नवरात्रि हो और वो घर पर ना आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। 9 दिन वो उनके फादर वो सारा काम जो थे उसके जो वहाँ पर मैनेजर और बाकी जो मजदूर लोग होते हैं उनको संभाल कर पूरा प्रॉपर 9 दिन का संभाल कर वहाँ पर आ जाते थे घर पर कि वो अच्छी तरह से गरबा खेल सकें। और वो लड़की भी इतनी शौकीन। मुझे याद कि इस जो नवरात्रि आई उनकी गए साल की नवरात्रि में हम दोनों ने बहुत ही ज़्यादा गरबा खेला था। लेकिन हुआ ऐसा कि इस नवरात्रि में वो नीचे ही नहीं दिखी और नीचे नहीं दिख रही थी, उनकी फैमिली कोई नहीं दिख रही थी। तो और वो ऊपर गैलरी से उनकी मम्मी के साथ एक दिन सबने देखा कि वो देख रही है नवरात्रि, पूरा मुँह सूजा हुआ है उसका, मतलब रोई हुई वो ऐसा लग रहा है, लेकिन उनको नीचे नहीं आने दिया। उसके बाद में 1-2 नवरात्रि ही गई होगी, तो वापस से वो आवाज़ आई और उस दिन उतनी भयानक आवाज़ आई कि सब जिसने पहले कभी नहीं सुना था वो भी उस दिन बाहर आ गए। और जैसे ही बाहर आकर देखा तो उसके घर के आंगन में उनकी बड़ी गाड़ी जो फोर व्हीलर थी वो आकर रुकी है। नॉर्मली क्या होता कि उनके फादर जो थे वो घर के आगे कभी उसको पार्क नहीं करती थी, जो मेन रास्ता था बड़ा रास्ता जो उन सोसाइटी का वहीं पर पार्क करते थे, क्योंकि जो रहते थे वो गली बहुत छोटी थी तो वहाँ पर फोर व्हील पार्क करना बहुत मुश्किल था। उस दिन उसकी वो फोर व्हील वहाँ पर खड़ी है और देख रहे हैं कि ऊपर से सीढ़ी से उस लड़की को 4 लोग उठाकर ले आ रहे हैं और वो इतना ज़ोर से चिल्ला रही है, मतलब ऐसे कि वो छूटने की कोशिश करे। एक तो वो इतनी हेल्दी, वो अभी 12th ही पास किए थे लेकिन अच्छी खासी 5.7 के आसपास उसकी हाइट होगी, सोचो। और वो हेल्दी भी इसलिए कि मतलब नॉर्मली उसको उठाना बहुत मुश्किल और उसमें भी ये नेगेटिविटी उस पर हावी। अब हुआ ऐसा कि उसको ले गए, सबने सोचा कि उनकी जो दादी थी वो कह रही थी कि उनकी तबीयत ख़राब है, पेट दर्द हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा तो शायद उसको हॉस्पिटल या कहीं ले जाएँगे। सब उस दिन कुछ न कुछ नहीं पूछा, उनकी फैमिली एकदम शांत थी। बहुत सारे लोग भी वहाँ पर उनके जो रिलेटिव थे, बहुत क्लोज़ होते हैं, उनको भी बुलाया गया था। फिर वो रात बीत गई, सुबह सब हमारी सोसाइटी में क्या था कि वहाँ पर सारी लेडीज़ जब काम ख़त्म हो जाता था तो सब्ज़ी ये वो लहसुन फोड़ना ये सब कुछ लेकर बैठती थी। तो उस दिन भी सब बैठे, उनकी दादी नीचे आई। तो किसी की हिम्मत तो नहीं हुई, सबके मन में ये चल रहा था कि पूछे पूछे क्या हुआ था राधिका को। लेकिन सामने वाली हमारी एक मासी थी, आंटी, वो ऐसी कि उनको हर किसी के घर में झाँकने की आदत। तो कहते हैं ना कि उनके पेट में बात ना रहे, तो उसने सीधा ही पूछ डाला कि दादी क्या हुआ था राधिका को कल? हॉस्पिटल लेके गए हो? तो अब उनको दादी को पता चल गया कि कल सबने देख लिया था उसकी हालत क्या थी। तो अब ज़्यादा छुपाने की बात नहीं है और वो फैमिली ऐसी थी भी नहीं कि उनको कुछ हो और वो छुपाए। वो पहले तो शायद ऐसे ही छुपा लिया होगा, तो उनके कपट वाली फैमिली नहीं थी कि चलो दुनिया से छुपा ले के कुछ हुआ है। और वो तो देखो वो भगवान ने वो चीज़ लिखी होगी तो हुई। तो फिर उसने वो सारी कहानी कही कि हुआ था ऐसा कि राधिका 12th पास करके वो सीए की क्लासेस करने जाती थी। तो क्लासेस, और वो खाने की इतनी शौकीन और ऊपर से मीठा खाने की इतनी शौकीन कि उसको लड्डू बहुत पसंद। वो जो मोतीचूर के लड्डू कहते हैं वो उसको इतने पसंद। तो वो नाश्ते के डिब्बे में मीठा लेकर जाती थी, लड्डू और वैसा कुछ भी घर पर मीठा बना हुआ। तो वो जिस रास्ते से क्लासेस जाती थी उस रास्ते में बीच में
एक चौराहा रास्ता पड़ता था, जहाँ पर कोई कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, मतलब कुछ ना कुछ वशीकरण या कुछ करते हैं। वो कहते हैं कि चौराहे पर उतार दी जाती है, वहाँ पर फेंक दिया जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे श्रीफल ऐसा कुछ फेंके हुए थे, नींबू ये सब। तो वो, और वही चौराहे पर एक प्रेग्नेंट लेडी जो मतलब मांग कर खाते हैं, भीख मांग कर खाते हैं, वो लेडी एक बैठी हुई थी, बैठती थी डेली, और वो प्रेग्नेंट थी। तो ऑब्वियसली बात है कि नॉर्मल कोई भी हो, जब वो प्रेग्नेंट होता है तो उसको बहुत सारी क्रेविंग होती है, बहुत नया कुछ खाने की। और ऊपर से वो लेडी के पास तो ऑलरेडी उसको जितना मिलता होगा वही बेचारी रूखा सूखा ही खाती होगी। तो अब उनका इस चौराहे से निकल कर कुछ डिब्बा हाथ में देख लिया होगा, या उसको जो उसकी स्कूल बैग हो गए उसमें डालते उसने देख लिया होगा। तो वो लेडी, जिंदा लेडी की आत्मा उसमें प्रवेश कर चुकी थी वो चौराहे से। और वो, मतलब उनकी जो भी इच्छा थी वो इनके ज़रिए पूरा कर रही थी। सोचो कि ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही लोग हैरान करते हैं। अगर उनकी नीयत ख़राब हो तो वो ज़िंदा भी आपकी जान लेने पर आ जाते, और लिटरली ऐसे कह भी रही थी कि इनकी जान लेकर जाऊंगी। जब तक इनको खिलाया पिलाया जाता, जो भी डिमांड थी, हर रोज़ उसका कुछ ना कुछ नया बनाकर खिलाया जाता, वो जैसे खा लेती वो चली जाती। और जब उनको भूख लगती तब क्या करती, राधिका की जो पैर की नस होती है उनको पकड़ लेती, और वो इस तरह से पकड़ती कि उनको इतना पेन होता कि हम कहते हैं ना कि कभी हमारे सोने में अगर मिस्टेक हो गई तो हमारे पैर की नस जो है वैसे डोंड जाती है। इसको हमारे गुजराती में डोंडी कहते हैं, पता नहीं आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो डोंड जाती है, मतलब एक नस के ऊपर दूसरी नस चढ़ जाती है। तो ऐसे स्नायु मतलब एक दूसरे से मतलब इर्द गिर्द हो जाते हैं। तो वो नस पकड़ लेती थी, और उनको इतना पेन होता था, इतना पेन होता था कि जब तक वो उनको उनकी घरवाली उनको वो जो चाहिए वो खिला कर ना दी तब तक वो पेन छूटता नहीं था। तो इसकी वजह से उनको ये हालत हुई, और उनका सीए का जो क्लास था वो भी छूट गया, छोड़ना पड़ा। पूरा साल उनका ख़राब हुआ। और उस दिन वो हॉस्पिटल लेकर, उनकी दादी ने कहा कि रात को उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं गए थे, उसको सारंगपुर कष्टभंजन के दर, और जैसे ही उस दरबार से ले जाया गया, और वहाँ पर उनका जो भी मंत्रोच्चार किया गया और अभिमंत्रित पानी उसको पिलाया गया और पूजा जो भी उसको दी गई, उसके बाद उनको एक धागा वहाँ पर मंत्रित किया हुआ बांधा गया। तब से वो एकदम नॉर्मल हो गए वापस से। उसने उनसे वो जो आत्मा थी वो चली गई, उनको वहाँ से छोड़ाया गया। और उनके बाद में मतलब वो इतनी अच्छी हो गई दादा की कृपा से कि उसने वापस से 1 साल के बाद नए साल में सीए का एग्ज़ाम दिया और वो टॉपर आई। तो अब वो बहुत ही लाइफ में आगे है, बहुत सक्सेस है। तो ये है, मैंने मेरी आँखों के सामने जब देखा तब मुझे बिलीव ये भी हुआ कि नेगेटिविटी भी है, और बिलीव ये भी हुआ कि उस नेगेटिविटी से लड़ने के लिए हनुमान जी की कितना कृपा करते हैं, कितनी शक्तिशाली है। तो ये थी कष्टभंजन देव से जुड़ी मेरे साथ नहीं, लेकिन मेरी नज़रों के सामने एकदम क्लोज़ मैंने देखी हुई कहानी, सत्य घटना। तो आगे हम ऐसे ही कहानियाँ लेते आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।